हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल में, जिसकी सीरीज स्टार्ट हो गई है नो योर प्रीलिम्स एंड मेंस। और ये सीरीज बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, आप सभी को सफलता तक ले जाने वाली सीरीज है। और इसमें हम आप सभी के साथ डेली करंट अफेयर्स साझा करते हैं। और वो करंट अफेयर्स सिर्फ वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं होती, बल्कि उसमें हम एनालिसिस करते हैं न्यूज़ का, जिससे आप अपनी सफलता तक, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो बिना टाइम गंवाए आज की हम लोग पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये सारी जो न्यूज़ हैं आपके मेंस के एग्जाम के लिए, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ आज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ICMOD ने एक रिपोर्ट जारी करी है, और वो रिपोर्ट किस बात के लिए? हिंदुकुश हिमालय के लिए है। हिंदुकुश हिमालय में जो जल, बर्फ और जो परिस्थिति और पर्यावरण पर जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, उसको ये रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करती है। और इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है, यही बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापन है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो किस तरीके से व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एसएसजी गुरुकुल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा चैनल पर लाइव आ जाएं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव आएंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग लेकर आएंगे, और आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। क्योंकि वन लाइनर न्यूज तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन न्यूज की एनालिसिस, न्यूज की अंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जहां पर आपका प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने में बहुत मदद मिलती है। तो विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़ें और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें रेफरेंस क्या है? रेफरेंस न्यूज मैंने क्या रखी है? जब आप कोई घटना समझते हैं ना, तो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है, संदर्भ का मतलब होता है कि वो घटना किस संदर्भ में है। तो मैंने यहां ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश की दोस्तों। इसमें है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो ये ICMOD लिखा था, इसने क्या करा है कि जो हिंदुकुश में जो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उसको बताने की कोशिश की है कि उसकी वजह से ना केवल स्पीशीज नष्ट हो रही हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, और किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग मानव के लिए, जीवों के लिए खतरा बनकर उभर कर आ रही है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने बताया कि जल, बर्फ समाज और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, उसको क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है। अब हिंदुकुश हिमालय के बारे में दोस्तों हम सभी जानते हैं ये चीज, लेकिन एक बार हम लोग रिवीजन के लिए आगे लेंगे, ठीक है। हिंदुकुश एक विशाल क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, जिसमें फैली पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है, कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है, जिसमें उत्तरी अफगानिस्तान, आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान से भारत की सीमा कितनी मिलती है? मात्र 64 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किससे मिलती है? अफगानिस्तान से मिलती है। कितनी मिलती है? 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर मिलती है। और इसमें हिंदुकुश पर्वतमाला से म्यांमार में अराकान योमा तक इसकी रीढ़ हिमालय की श्रृंखला फैली है। सोचो अराकान योमा कहाँ है? म्यांमार का बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यह भी एक प्रीलिम्स का फैक्ट है। तो इस तरह से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसमें तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार भी इसे बोलते हैं। इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब यह है कि ये इसका जो ये पॉइंट होता है, ये होता है ध्रुव, ठीक, ये ध्रुव होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए जो पृथ्वी पर बर्फ की सबसे बड़ी मात्रा, यहां पर जो पृथ्वी की सबसे बड़ी बर्फ की जो मात्रा है वो मौजूद है। यानी कि यहां जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, और ग्लेशियर्स हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां अनेक बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एशिया का जल टावर बोलते हैं। अगर आ जाए प्रश्न कि एशिया का जल टावर किसे बोलते हैं, तो आपका जवाब होगा हिंदुकुश हिमालय को एशिया का जल टावर बोलते हैं। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और ये अच्छे खासे एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, इनफैक्ट वनडे के किसी भी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो जो हिंदुकुश हिंदुकुश हिमालय है, इसको मैंने H लिखा है इस बार, ताकि लंबा ना हो। इसमें बर्फ एशिया के जो ये बेसिकली 16 देशों से होकर बहने वाली 12 नदियों के लिए ये जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जो ग्लेशियर्स हैं, ये जब धीरे धीरे नेचुरली पिघलते हैं, तो फिर ये कई सारे राष्ट्रों के लिए फायदे का काम करते हैं। यानी कि 16 देशों को जल प्रवाहित होता है, और इससे 12 नदियां जुड़ी हुई हैं। कितनी नदियां जुड़ी हुई हैं? 12 नदियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये नदियां पहाड़ों में 240 मिलियन लोगों को
और नीचे की ओर 1.65 बिलियन लोगों को, बेटा बिलियन बिलियन लोगों को, ठीक है, 1 बिलियन लोगों को ताजा पानी मुहैया कराती हैं, ताजा पानी मुहैया कराती हैं। ताजा पानी किसके लिए? जीवन के लिए, कृषि के लिए और आपके इंडस्ट्रीज के लिए, इन सभी के लिए ये जो है जल आपको उपलब्ध होता है। तो सोचिए इससे हमें किसका महत्व पता चलता है? इससे हमें महत्व पता चलता है ग्लेशियर का महत्व पता चलता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो काफी हद तक इसमें परिवर्तन आया है, वो जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए ये जो है न्यूज चर्चा में रही है, ये न्यूज चर्चा में रही है। अब इस न्यूज से जुड़ा जो भी विभाग है जो इसके बारे में रिपोर्टिंग करता है, उस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये विभाग क्या है? ठीक है, ये विभाग क्या है? ICIMOD विभाग है। ठीक है, यह क्या है? यह क्षेत्रीय अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल एजुकेशनल एंड नॉलेज साझाकरण केंद्र है, नॉलेज शेयरिंग सेंटर है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लेगा यह एक सरकारी संस्था है, यह एक गैर सरकारी संस्था है, यह एक शैक्षणिक संस्था है, यह एक इंटर जो है गवर्नमेंटल बॉडी है, तो आप लगाएंगे ये कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, और इसमें बेसिकली 8 क्षेत्रीय सदस्य देश होते हैं। और वो देश कौन से हैं? आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल है। तो आपने भी पढ़ा था अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बारे में, ठीक, भूटान, ठीक है, चाइना, इंडिया, ऐसे दे देगा ऑप्शन। ICIMOD में भारत शामिल है या नहीं, इनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको ये देश पता रहने चाहिए। म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये इतने सारे देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। ICIMOD में कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? दोबारा रिवीजन करते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। तो इतने सारे देश शामिल हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? दूसरा पॉइंट ऐसे बना देगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना तो हुई थी 1983 में, 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, जब भारत ने विश्व कप क्रिकेट में जीता था, तभी इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे हमें इसे याद रख सकते हैं, ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं मित्रों। ठीक है, और आगे हम अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय ललितपुर में है। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय ललितपुर में है। जो ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर नहीं, ये ललितपुर काठमांडू में है। ये ललितपुर कहां है? काठमांडू में है, बेसिकली नेपाल में, नेपाल में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं पर ये है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है नेपाल में। ठीक है, कहां पर है? ललितपुर में मुख्यालय है। तो इस तरीके से आप ये इतना समझ पाते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ग्लेशियर का पिघलना हर तरीके की चुनौती आ रहा है। कैसी कैसी चुनौती लेकर आएगा? अब देखिए, ग्लेशियर अगर हम ऐसे समझें कि अगर ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पिघलने से क्या चुनौतियां होंगी? से उत्पन्न चुनौतियां, उत्पन्न चुनौतियां क्या होंगी? ठीक, तो ये चुनौतियां हम लोग अभी इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चुनौती क्या होगी कि जो स्पीसीज हैं उनके समक्ष संकट होगा, उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में आएगा। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए, मनुष्य के लिए अच्छे हैं, वो होंगे। तीसरी बात जो है पुनर्वास बढ़ेगा तेजी के साथ, पुनर्वास तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि जब जल का स्तर समुद्रों का स्तर बढ़ेगा, वाटर लेवल उनका बढ़ेगा, तो जैसे आपको पता हो कि इंडोनेशिया में की राजधानी जो है वो नुशंतारा बनाई गई। क्योंकि क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि वहां जो है ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के चलते तेजी से जल का लेवल वाटर बढ़ा और वहां पर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और सारी एग्रीकल्चर के सामने संकट है, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है किसी टाइम, है ना। और जो है क्या है, और जो पशु पक्षी हैं वो इंपैक्ट हो रहे हैं, स्किन कैंसर हो रहे हैं। और यही नहीं, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक, उनके लिए क्या हो रहा है? उनके लिए भी बेटा चुनौती उत्पन्न होकर आ रही, उनके लिए भी चैलेंजेस उत्पन्न होकर आ रहे हैं, उनके लिए भी चुनौती उत्पन्न हो रही। तो इस तरीके से बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो आइए देखते हैं, जो ग्लेशियर हैं वो जल विज्ञान चक्र में बचत बैंक खाते के रूप में कार्य करते हैं। बचत बैंक खाते के रूप में कैसे? जैसे हम अपने घर में, हमारे घर के छत पे टंकी रखी रहती है पानी के लिए,
और सारी कई चीजें हुई होती हैं ना, जिससे हम स्टोर करते हैं वाटर। जैसे गांव में कुएं होते थे, है ना, कुएं होते थे पहले, पोखर होते थे, ये सारी जो चीजें हैं क्या काम करते थे, तालाब होते हैं, ये क्या काम करते हैं, वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। उसी तरह से ग्लेशियर जो है हमारे लिए वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। लेकिन अगर वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पिघल जाएंगे, तो मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, स्पीसीज के लिए खतरा उत्पन्न होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो रहा है, इसका जो द्रव्यमान है वो 65% तेजी से उसमें बदलाव देखा गया। यानी कि जो ग्लेशियर है, माना जा रहा है आगे के 2027 से 2040 के मध्य इनमें तेजी से रैपिड चेंज आएगा, ये बहुत तेजी से पिघल जाएंगे। इनका जो मास है, इनका द्रव्यमान है, उसमें 65% तेजी से नुकसान होने को की संभावना देखी जा रही है। जिसके कारण क्या होगा, अधिक बाढ़ होगी। अधिक बाढ़ क्यों होगी बेटा, जैसे गंगा नदी है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में जो जल का प्रवाह है, जल का प्रवाह अगर तेजी से बढ़ेगा तो क्या संभावना आएंगी, बाढ़। जैसे बाढ़ की संभावना बनेगी, नहीं बनेगी, किसी भी नदी में बाढ़ की संभावना बनेगी, जहां से भी हो जाएगी। दूसरा लैंड स्लाइड होगा, भूस्खलन होगा। भूस्खलन क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास जो क्षेत्र है उसका जो कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा, तो उससे क्या होगा, भूस्खलन बढ़ेगा तेजी के साथ। और जो वाटर रिसोर्स यानी जो बचत हो सकती है, वाटर को कलेक्ट किया जा सकता है, वो कलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो वाटर क्या होगा, वाटर वेस्ट होकर समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र में जाएगा तो वो जल कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा। दोस्तों, खारा जल पीने योग्य नहीं होता है ना, पीने योग्य नहीं होता है। तो ये संभावना है। बर्फ का जो आवरण घटने से झरने सूखने लगेंगे, ठीक है। और झरने अगर सूखेंगे तो किस तरीके की चुनौतियां उत्पन्न होंगी। अगर झरने सूखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर का मेंटेनेंस है, वाटर लेवल जो मेंटेन होता है, वो सब क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वो सारी चुनौतियां आपको देखने को मिलने लगेंगी, जो किसके लिए खतरा उत्पन्न करेगा, कृषि के लिए, क्योंकि पानी चाहिए। एक जो है जैसे पैडी है, धान है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, गन्ना है, ये सभी फसलों के उत्पादन के लिए उचित मात्रा में जो है प्रॉपर वाटर की आवश्यकता होती है। और वो अवेलेबल नहीं होगा तो जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप भी बताइए, डाउन हो जाएगा। ठीक है। और इससे क्या होगा, जो सिंधु नदी है, ठीक है, जो गंगा नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, उनके बेसिन में 139 मिलियन किसान हैं, उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। सोचो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। आज भी हमारे देश के 14 करोड़, दोस्तों कितने करोड़, 14 करोड़ जो किसान हैं, 14 करोड़ जो लोग हैं, वो क्या है, वो भूखे सोते हैं। 14 करोड़ लोग आज भी हमारे देश के भूखे सोते हैं, ठीक, भूखे सोते हैं। और हमारे देश में क्या चला, मिशन चला जा रहा है, भूखे सोते हैं। सरकार कौन सा मिशन चला रही, फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी मिशन। और ये मिशन कब आया था बेटा, ये मिशन कब आया था, 2013 में लाया गया था, 2013 में। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे आप पीडीएस बोलते हो, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे आप बोलते हो, ठीक है, सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, 2013 में। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोगों को अनाज मिल रहा है सस्ते दाम पर, लेकिन जब उत्पादन घट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अनाज की उपलब्धता घट जाएगी। तो ना केवल ये महंगाई बढ़ाएगा, सोचो इकोनॉमी को कैसे रिलेट करिए, ना केवल इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बल्कि जो पोषण का स्तर भी कम होगा। जो महंगाई बढ़ेगी और पोषण स्तर भी बेटा क्या होगा, पोषण स्तर भी कम होगा, पोषण स्तर में गिरावट आएगी। और हमारे यहाँ पर आज भी एनीमिया कितने % महिलाओं को है, 53% महिलाओं में रक्ताल्पता की कमी है, 38% महिलाएं या लोगों में बौनेपन की समस्या है। तो वो सारे चैलेंजेस इससे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आप ही बताइए। तो ये जो है खतरे में कितने लोगों का जीवन पड़ेगा, 139 मिलियन लोग की जो है किसान वो प्रभावित हो जाएंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसमें आगे देखते हैं, इससे अनुकूलन की और में भी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि जहां हम रह रहे हैं, जैसे ज्यादा ज्यादा जब ग्लेशियर है तो जो कह सकते हो जो वेदर है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो जब गर्मी होगी तो बहुत भीषण गर्मी होगी, जब जाड़ा होगा तो बहुत भीषण जाड़ा होगा। और इससे जो है जो मेंटेनेंस है वो जो है वो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोग माइग्रेट करेंगे, लोगों के जान जाएगी, तमाम तरीके की जो पशु पक्षी जीव हैं जंतु हैं वो मृत्यु हो जाएगी उनकी, है ना, वो खत्म हो जाएंगे। वैसे ही 7 लाख स्पीसीज से ज्यादा मर चुके हैं। लोगों और परिस्थिति तंत्रों को न केवल बर्फ के घटने के आवरण के साथ पिघलने वाले पानी के घटने से भी उनको ढालने की जरूरत है। यानी कि जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसके अनुरूप व्यक्ति को अपने व्यवहार में एटीट्यूजनल चेंज लाना पड़ेगा।
व्यवहार में अगर हम परिवर्तन लेकर आएंगे तो थोड़ा सा इंपैक्ट कम होगा। ठीक है, इसके लिए काम करने की जरूरत है। और सरकार ने HKH, ठीक है, यानी हिंदुकुश के लिए पर्वतीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए सीमित भूमिका निभाई है। सीमित दोस्तों, लिमिटेड भूमिका निभाई, यानी यहां पर क्या करना चाहिए, यहां ये नेगेटिव पॉइंट है, यहां पर जो भूमिका को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां पर क्या करने की आवश्यकता है, उनकी भूमिका को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है कि जो लोग, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे भारत है, भारत के, ये नोट करिएगा, फैक्ट भी है, भारत के 10 राज्य हिमालयी राज्य हैं। 10 राज्य क्या हैं, हिमालय से जुड़े हुए हैं। यानी कि 10 राज्य का मतलब होता है बहुत बड़ा। 38 हमारे टोटल स्टेट हैं, जिसमें से 10 राज्य जो है प्रभावित, जो हिमालय से जुड़े हुए हैं। और ये सारे, इनमें वाटर लेवल इस तरीके से इंपैक्ट होगा, तो सरकार को कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि इन लोगों की जो व्यवहार है, जो स्किल है, वो वाटर यूज करने के संदर्भ में और ज्यादा प्रॉपर हो सके, है ना। तो ये चीज करने की आवश्यकता यहां पर देखने को मिलती है। अब हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम क्या बोल सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में बोलते हैं दोस्तों कि जो क्षेत्र में पर्वतीय आबादी, क्षेत्र की जो पर्वतीय आबादी है और जो जैव विविधता, जैव विविधता का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि यानी ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां एक से अधिक प्रजातियां पाई जाती हों, जो आपस में साथ साथ रहती हों, उस क्षेत्र को बेसिकली जैव विविधता का क्षेत्र बोला जाता है। जैसे ये पश्चिमी घाट है, जो आप पश्चिमी घाट पढ़ते हो, ये पश्चिमी घाट, ये भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता का क्षेत्र है। इससे बड़ा जैव विविधता का क्षेत्र कोई नहीं है, इससे बड़ा क्षेत्र कोई नहीं। इसके बाद ये पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय भी जैव विविधता के लिए बड़ा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा पश्चिमी घाट माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो जैव विविधता जिसमें 40% संरक्षित यानी रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्रायोस्फीयर यानी जो है पृथ्वी प्रणाली के जमे हुए पानी का हिस्सा पर ये निर्भर है। यानी कि 40% जैव विविधता किस पर निर्भर है, जमे हुए पानी पर निर्भर है। मैंने क्या बताया था कि जमा हुआ पानी कई बड़ी प्रजातियों को, जीवों को, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को हेल्प करता है। सभी प्रकार के वायरस निगेटिव नहीं होते हैं, ये भी समझिए। ठीक है, तो इसलिए तत्काल अनुकूलन के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है कि बिना समय गंवाए सरकार को इस तरीके के स्टेप लेने होंगे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपने स्तर पर कोशिश कर सकें कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ना हो, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कम से कम हो जाए। ठीक है, कम से कम हो जाए। अब इसके लिए सरकार ने क्या करा, अब एक दो चीजें मैं यहां और बता दूंगा जिनको आप लोग नोट करिए। तो सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार के प्रयास क्या हैं, सरकार ने क्या करा, प्रयास में पहला हम प्रयास लिखते हैं। पहला प्रयास सरकार ने क्या करा, एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नोट करिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी बेटा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी, है ना। जो दूसरा है, हम जो है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन इमिशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, सरकार ने क्या करा, तीसरा काम क्या करा कि 2005 की तुलना में हम 33 से 35% जो है वो जो CO2 उत्सर्जन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर क्या है, एक सरकार ने क्या कंसेप्ट दिया, क्लाइमेट जस्टिस का कंसेप्ट दिया दुनिया को। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है जलवायु न्याय, यानी कि सभी देशों को जिनको चुनौती हो रही है और जो ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी भरपाई करें। फिर सरकार ने क्या काम करा, मिशन लाइफ बेटा, लिखेगा मिशन लाइफ एक स्टार्ट करा। ठीक है, ये सारे जो सरकार के इनिशिएटिव हैं जिनकी पूरी दुनिया में सराहना होती है, यानी भारत ने अच्छा प्रयास किया। और हमारा जो जो वो है, अभी जो वन रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि जो वन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे हमारे इनिशिएटिव हैं जो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे इनिशिएटिव हैं जो देखने को मिल जाते हैं। अब ये न्यूज हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ रहे होंगे जीएस पेपर 2 मुख्य, जीएस पेपर 3 मुख्य परीक्षा और जीएस पेपर 1, जहां पर भूगोल में बहुत सारी घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन है, वो भूगोल में जो है बहुत सारे भूकंप, ज्वालामुखी वाली जो यूनिट है लास्ट में, वहां पर ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां से रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक बड़ी न्यूज के बाद एक छोटी न्यूज, बड़ी न्यूज के बाद एक छोटी न्यूज, जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी का मतलब होता है प्रीलिम्स टेस्ट। ठीक है, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेप्टोस्पाइरोसिस जीवाणु, एक जीवाणु है जिसका नाम है लेप्टोस्पाइरोसिस जीवाणु।
संबंधी संभावित एक घातक रोग है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। पहली बात तो आपके एग्जाम में यही दे देगा कि ये क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया है कि क्या है, ठीक है, कवक है, फंगस है, ठीक है। तो ये क्या है? एक घातक रोग है जो मानसून के महीने में के दौरान अधिक प्रभावी हो जाता है। और मानसून स्टार्ट है, आप सभी को पता है कि 1 से 5 जून के बीच में मानसून आ जाता है, ठीक है, केरला में, है ना। तो ये मानसून के महीने में इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज चर्चा में है। इसलिए ये न्यूज चर्चा में, आपको ये समझना है कि न्यूज क्यों चर्चा में है, किस लिए चर्चा में, उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। यह प्रदूषित जल, ठीक है, के संपर्क में आने वाले कृषि क्षेत्र में सैनिटरी सेवाओं में काम करने वाले लोगों हेतु तो गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो सैनिटरी से जुड़े काम करने वाले लोग हैं, उनको इंपैक्ट करता है, उनके लिए ये काफी जो है नुकसानदेह चीज है। तो आपको नाम क्या याद रखना है? लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया। लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया कब आता है? मैं याद करा दूं, मानसून के महीने में। किसको इंपैक्ट करता है? सैनिटरी और किसानों को। फिर अगली न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी न्यूज है, प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी न्यूज है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी न्यूज है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल से, ठीक है, विश्व सिकल सेल दिवस। अब सिकल सेल दिवस सिकल सेल एनीमिया से जुड़ा हुआ है और ये कब मनाया जाता है? 19 जून को, 19 जून को सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है? इसका इम्पैक्ट कैसे है दोस्तों, ठीक। इसके एक थीम है, आपको ये थीम समझनी है। क्या पूछता है? एक तो डेट पूछ लेगा या दूसरी थीम आप देखते होंगे, किसी भी एग्जाम में बहुत पूछता है। तो इसमें है वैश्विक सिकल सेल समुदाय का निर्माण करना तथा उसे मजबूत करना, नवजात शिशु की स्क्रीनिंग को औपचारिक बनाना एवं अपनी सिकल सेल रोग की स्थिति को जानना, ठीक है। तो ये इसकी थीम है इस बार की। ये इसकी थीम है। कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम मैंने आपको सामने अंडरलाइन कर दी है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको पता करनी है। अगली जो न्यूज है वो भी प्रीलिम्स की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रीलिम्स टेस्ट की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आप लोग देखें, मरुस्थलीकरण से जुड़ी न्यूज है, ठीक है। 17 जून को, कब? 17 जून को मरुस्थलीकरण यानी डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, और जो सूखा है, जो डिजर्ट है, उसके रोकथाम के लिए क्या मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को, 17 जून को मनाया जाता है दिवस, 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए तेजी से आज के टाइम में इसको समझेंगे, इस न्यूज को हम कैसे समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेंगे। देखिए आज के टाइम से जब हरित क्रांति स्टार्ट हुई तो हरित क्रांति ने क्या करा दोस्तों? हरित क्रांति ने क्या करा? उसमें ज्यादा खाद चाहिए, ज्यादा फर्टिलाइजर्स, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यानी खरपतवारनाशी, कीटनाशी चाहिए, ज्यादा उनको पानी चाहिए। तो इससे उत्पादकता तो तेजी के साथ बढ़ेगी, लेकिन भूमि का बंजरीकरण भी बढ़ेगा, यानी भूमि बंजर भी होगी, उसकी उत्पादकता भी तेजी के साथ घटेगी। और इससे क्या हुआ? धीरे धीरे जो है मिट्टी की उत्पादकता घटते घटते वो डिजर्ट यानी रेगिस्तान जैसी स्थिति, वो जो है मरुस्थली स्थिति में वो कन्वर्ट होती चली गई। इसलिए आपको पता है कि सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करे, मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले में याद रखना कि 17 जून को ये मनाया जाता है। और उसका जो है उसका थीम क्या रखा गया? हर लैंड एंड हर राइट, उसकी भूमि उसके अधिकार, उसकी भूमि और उसके अधिकार नामक टाइटल रखा गया है, उसकी भूमि और उसके अधिकार, ठीक। और ये किस पर केंद्रित किया गया? महिलाओं के भूमि अधिकारों पर यह केंद्रित है। 2030 तक, अब देखिएगा 2030 तक लैंगिक समानता और भूमि क्षरण तटस्थता के वैश्विक प्रभाव के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास लक्ष्य से भी जुड़ा हुआ है। अब आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दोस्तों पढ़ ही रखा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या करते हैं? वो ये 2030 तक के लिए हैं, 2015 से 2030 तक के लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2015 से 2030 तक के लिए हैं सतत विकास लक्ष्य हैं। और इनका अपना बहुत बड़ा महत्व या बहुत विशेष महत्व आपकी हमारी जिंदगी में है, क्योंकि ये जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों की संख्या है 17। ये 17 लक्ष्य हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन भी एक पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन भी एक लक्ष्य है। भूख, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा, ये सभी कुछ इसमें शामिल है। ऐसे कुल मिला के 17 लक्ष्य है। तो ये चीज वहां से रिलेट करती है, आपको याद रखना है, ठीक। जो मैंने यहां पर बताया, देखो सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं। सरकार ने मरुस्थलीकरण को समाप्त, नोट करिए लेगा, मरुस्थलीकरण को समाप्त करने के प्रयास,
ऐसे आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना है। ऐसे ही आप मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस एग्जाम के लिए तैयार होंगे। ठीक, कि डिजर्टिफिकेशन को कैसे इरेडिकेट किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है। पहली चीज है कि आपको पता है कि 2016-17 में ठीक एक सम्मेलन हुआ था भारत में। उस सम्मेलन में भी एक टारगेट सेट किया गया था। पहली चीज आपको याद रखनी। दूसरी चीज है कि हमने क्या स्टार्ट किया कि जो है जीरो लागत खेती को स्टार्ट किया। आचार्य देवव्रत को आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश में इसे स्टार्ट किया गया था। दूसरा है जीरो लागत खेती। फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा, हम लोगों ने हरित खेती पर जोर दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। और क्या करा, अनावश्यक रूप से जो पानी का प्रयोग होता था तो उसमें हमने उसकी सब्सिडी को कम कर दिया कि बेमतलब में पानी का यूज नहीं करना है, क्योंकि एक किलो धान उत्पादन करने में लगभग 1400 लीटर पानी खर्च होता है। कितना? 1400 लीटर पानी खर्च होता है। तो भारत एक जल निर्यातक राष्ट्र है, उसके इस स्थिति से भी हमें बचना है। दूसरी बात है, हमने क्या जो है फोकस करा है कि हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, सतत एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़ें, जिसमें हम पर्यावरण का नुकसान ना होते हुए अधिक से अधिक उत्पादन पर फोकस करें, है ना। तो इन सब चीजों के माध्यम से हमें काफी हेल्प मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए, बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने है, बहुत जबरदस्त न्यूज आपके सामने। बान जलवायु सम्मेलन हुआ है, बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है, जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब ये न्यूज हमें कैसे पढ़नी है, इसको देखते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में कुछ इस तरह से शामिल है मित्रों, कि जब आप इसे पढ़ रहे होगे तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े मामले हैं, उसके संदर्भ में आपको इसको पढ़ना है। अब देखिए, इसका संदर्भ मैं बताता हूं। संदर्भ किसी बात का जानने से, जैसे आपने पूरी राम कथा सुन ली, अब आखिरी में कोई पूछे कि भैया वो बात किसके संदर्भ में थी, तो तुम कहो भाई भगवान राम और भगवान सीता के बारे में थी। सीता माता को जो है रावण उठाकर लेकर गया था, भगवान राम ने उनके लिए प्रयास करा और उनको वापस लेकर आया। उसमें तमाम और एलिमेंट शामिल करेंगे, हनुमान जी का, सुग्रीव का और जो है बाली का, और सब चीजें बताते हुए चलोगे आप, है ना। तो वो जो सारी चीजें हैं वो बीच के हैं, लेकिन मुख्य चीज आपको तो पता रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं संदर्भ जरूर आपको बताता हूं कि क्या हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप यूएई बोलते हो, उसके दुबई में UNFCCC की COP28, इसे आप एक समझिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चेंज के लिए ये मीटिंग होती है, जिसमें COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। ठीक, यानी कि एक ऐसा सम्मेलन जिसमें उसके सिग्नेटरी सभी देश शामिल होते हैं। इसका 28वां सम्मेलन हुआ। अब ये चीज आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, पूछ लेगा कि COP 28 का सम्मेलन कहां हुआ, तो आप में ऑप्शन दे देगा दुबई में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको वहां पर अब ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो COP28 का सम्मेलन हुआ, इससे पहले जितने भी जलवायु वार्ताएं हुई, डिस्कशन हुई हैं, उससे दुनिया भर के जो राजनयिक हैं वो, ठीक है, वो जर्मनी के बान शहर में मिले। कहाँ मिले? बान शहर में। अब आपको ये भी पता चल गया है कि बान शहर कहाँ है? जर्मनी में है। और एक चीज और बताते चले, जर्मनी से ही जो चौथी औद्योगिक क्रांति की स्टार्ट हुई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का उद्देश्य है। अब ये जो सम्मेलन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपके सामने नोट्स है, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि भैया मैं जो पढ़ रहा हूं वो बहुत लेथार्जिक नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, तो 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, किसी भी वास्तविक अवसर को जीवित रखने के लिए व्यापक व तत्काल जलवायु कार्य योजना का तैयार करना। अब जब प्रश्न आएगा तो ये होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी आप पीछे पढ़ रहे थे हिंदुकुश के संदर्भ में, ये जो ग्लोबल वार्मिंग किसी एक राष्ट्र को नहीं प्रभावित कर रही है, ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। और जब ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती है तो ये मानवता के लिए चुनौती है, हमारे आप सभी के अस्तित्व के लिए खतरा है, प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा है, वन्य जीवों के लिए खतरा है, हर किसी के लिए खतरा है। तो इसके लिए ही ये सम्मेलन होता है, इसी के लिए सम्मेलन ये किया जाता है। ठीक है, और इसमें कोशिश की गई है कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर को डाउन नहीं करेंगे
तो हमारे लिए खतरा उत्पन्न होगा। इन सभी का कारण क्यों ये उत्पन्न क्यों हो रहे? देखिए, औद्योगिकरण की स्टार्टिंग कहाँ हुई? यूरोप में हुई, इंग्लैंड से हुई और पूरे पश्चिम में फैल गई, और उन्होंने पूरी दुनिया का एकदम बर्बाद करके रख दिया, उसका कबड़ा कर दिया। क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज को यूज करा, इतना ज्यादा दोहन किया कि जो पूरी जो है पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया, और वो अब मानवता के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। तो अब उसके लिए वही बात है कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जो है अब काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा उसे मिटिगेट किया जा सके, जितना ज्यादा उसको कम किया जा सके, उतना हमारे आप सभी के लिए अच्छा है। तो ये सब यहाँ पर कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर जो बार्न सम्मेलन हुआ जर्मनी में है, इसमें जो मुख्य मुद्दा क्या उभर कर आया है? देखिए, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है। अब देखिए, नया शब्द आपने सुना है। अब देखिए, यही चीजें आपके नॉलेज पूल को बड़ा करती हैं, यही चीजें आपके नॉलेज पूल को बड़ा करती हैं। ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है। ये इसमें क्या है, 2015 में पेरिस में कोप का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पेरिस में कोप समझौता हुआ था, तो उसमें क्या तय किया गया था कि जो जीएसटी है, ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में प्रगति का आकलन करने और पर्याप्तता की खाई को पाटने के लिए वैश्विक कार्यवाही को बढ़ावा देने के साधन के रूप में इसको प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक है, ये बेसिकली क्या करेगा कि भैया जितनी सुविधाएं हमें चाहिए जिससे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कम से कम इफेक्ट करे मनुष्य को, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसको बनाया गया। इसको एक जो है उसका आकलन किया जाए कि भैया इस साल, इस महीने, इन 3 महीनों में क्या रिपोर्ट अच्छी है दुनिया के लिए, इन 6 महीनों में क्या रिपोर्ट अच्छी है। आपने कोविड के दौरान देखा, जब मनुष्य एकदम घर में जाम हो गया, पैक हो गया, तो उस दौरान देखो कितनी समुद्र साफ हो गए, ऊपर से कितनी बढ़िया मछलियां दिखने लगी, छोटी छोटी झीलें अच्छी हो गई, सब एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन, नासा की रिपोर्ट आती है एकदम पूरा गंदा पोल्यूशन रहता है, आकाश एकदम साफ हो गया। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये मनुष्य ही तो कर रहा है, मनुष्य और उसकी इंडस्ट्रीज लगाई हुई कर रही हैं। तो उससे निपटने के लिए प्रयास है, तो उसके लिए क्या है, एक अभ्यास है, उसके लिए एक प्रैक्टिस है, जिसमें कहा गया, पेरिस समझौते में कहा गया कि 2023 तक जीएसटी हर 5 साल में आयोजित किया जाना चाहिए। यानी कि ग्लोबल स्टॉक टेक 5-5 सालों में आयोजित होना चाहिए। अब जैसे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, वहां दे देगा ग्लोबल स्टॉक टेक इज रिलेटेड टू, अब स्टॉक टेक दे देगा तो आपको टेक्नोलॉजी कंपनी से हो सकता है ऑप्शन दे दे, आपको ऑप्शन दे दे जो है शेयर मार्केट से ऑप्शन दे दे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन वो किससे रिलेट करता है? वो एनवायरमेंट से रिलेट करता है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया इसका रिजल्टेंट क्या है, और ये रिपोर्ट कितने कितने साल पर आए, 5-5 साल पर आए, ठीक है। कहा गया बार्न सम्मेलन में स्टॉकटेक अभ्यास में शामिल किए जाने वाले तथ्यों पर एक संक्षिप्त रूपरेखा, एक यानी कि एक ब्रीफ आउटलाइंस दी गई कि भैया 5 सालों में क्या अचीवमेंट हमने हासिल करा है, ठीक है। तो ये चीज करेगी। और इसमें कहा गया जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो विवाद की जड़ है उसको सॉल्व करना। अभी विवाद की जड़ मैं आप सभी को बता दूं, हुआ ये था 2015 के कोप जो है पेरिस कोप सम्मेलन में यह तय किया गया कि भैया $1 बिलियन का फंड हर साल जुटाया जाएगा, और उसमें भाई ज्यादा प्रदूषण किसने फैला? पश्चिमी देश फैला रहे हैं। अब वही ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन तब के टाइम में क्या था कि वो किसकी बात कर रहे थे वही सबसे ज्यादा बात कर रहे थे कि जो है विकासशील इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो तेज पॉल्यूशन फैला रहे हैं। आज भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में चाइना और अमेरिका जो है सबसे आगे पीछे चलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर निगेटिव हो रहा है, तो माना गया कि $1 बिलियन प्रतिवर्ष जुटाया जाएगा। और ये किसके लिए होगा? ये होगा गरीब राष्ट्रों के लिए, जिससे उनको जो नुकसान हो रहा है जलवायु परिवर्तन का, उससे उनको कुछ राहत मिल सके। लेकिन उसमें 8-10 हजार करोड़ ही आए और उसमें कुछ खास हो नहीं पाया। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो विवाद है उसकी यहाँ पर बात आती है, ठीक है। तो आगे की और क्या क्या चुनौतियां हैं उनको भी आइए देखते हैं। आगे की क्या चुनौतियां हैं? जो 1.5 डिग्री का लक्ष्य रखा गया कि 1.5 डिग्री यानी IPCC, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल पैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, जो बात बोलता है कि 1.5 डिग्री जो है जो है हमें वो जो है कि दर से उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करता है। उसको पूरा करने की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक 2019 के स्तर को कम करना होगा। यानी कि अगर हम 2030 में जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं उसे हम 2019 के यानी कि पीछे के लक्ष्य से टारगेट करें, तब जाकर होगा। 2023 से बात ना करें, 2022 से बात ना करें, 2024 से बात ना करें, बल्कि हम पीछे से जाकर लक्षित करें, तब जाकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
तब जाकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है विकासशील देशों को अपनी जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए अभी और 2030 तक 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर चाहिए। बिलियन भी नहीं बेटा, ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर चाहिए। 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। सोचो दूसरा पॉइंट, विकासशील देशों के लिए। विकासशील देश कौन देश? जो गरीब होते हैं, जो गरीब होते हैं उन विकासशील देशों को कितना चाहिए? 6 ट्रिलियन चाहिए। और ये जो है विकसित राष्ट्र नहीं दे रहे हैं, तो ये चुनौती दूसरी है भाई। जिन्होंने कचरा किया है दुनिया का वो पल्ला झाड़ रहे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो तो ये तक बोल चुके थे कि ग्लोबल वार्मिंग कोई जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। इस तरीके के पड़े हैं लोग दुनिया में। तो विकासशील देशों को हर साल करीब 400 अरब अमेरिकी डॉलर, 400 अरब अमेरिकी डॉलर के नुकसान की जरूरत का आकलन किया जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पश्चिमी देशों ने जो रायता फैलाया है, उससे विकासशील देशों को 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है हर साल। और इसके विपरीत चौथा पॉइंट है, इसके विपरीत जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, वो 2020 में प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का जो प्रतिबद्धता जताई थी, वो अभी उपलब्ध नहीं है। वो अभी भी उपलब्ध नहीं। जो मैंने अभी पहले ही बताया, जो टारगेट रखा गया था, वो एकदम टारगेट ध्वस्त हो चुका है, नस्ते नाबूद हो चुका है। उस पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट और सटीक जानकारी आपको मिल रही है। ठीक है, अब हम फाइनली कंक्लूजन में देखिए, मेरा जो क्लास है ये एकदम मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स को फोकस्ड है, जहां पर आप बहुत बढ़िया फ्री में हमारे चैनल पर आकर पढ़ सकते हो। हमारी स्वीकार्यता आप पहले रखो, पहले हमें आप जांचो परखो और शेयर करते चलो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है, नए वैश्विक वित्तीय जो समझौते हैं, उसके लिए शिखर सम्मेलन वैश्विक वित्तीय प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए धन जुटाने और जैव विविधता हानि और गरीबी जैसी संबंधित समस्याओं के निपटने का एक प्रयास है। ठीक है, तो देखिए इसमें कई बातें ऐसे निष्कर्ष लिखा जाता है गागर में सागर वाला। ठीक है, कि जो नई चुनौतियां हैं उससे निपटना अगर हमें है तो क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वित्तीय प्रवाह यानी पैसा तो चाहिए। अब बात कर दिया ग्रीन टेक्नोलॉजी को, बात करिए सोलर पैनल की, तो गरीब आदमी कहाँ लगा पाएगा, कहाँ वो जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद पाएगा, तो वो सबको कैसे प्राप्त किया जाएगा, पैसा चाहिए उसके लिए, तभी जाकर हम इससे जलवायु परिवर्तन से लड़ सकते हैं। तो नया धन हमें जुटाने की आवश्यकता है दोस्तों। जैव विविधता की जो हानि है उसको उससे बचने की आवश्यकता है। जो लोग गरीब होते चले जा रहे हैं उनके लिए काम करने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम बेहतर काम कर पाएंगे, तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। मजा आया कि नहीं मजा आया, जबरदस्त लगा कि नहीं लगा, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सब लोग कमेंट करते हुए चला करो। ठीक है, फिर भवानी देवी, एक प्रीलिम्स की न्यूज है, भवानी देवी हैं, ये तलवारबाजी जो है खेल में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या किया है, चीन के वुशी में आयोजित एक जगह है चीन में वुशी करके, उसमें एशिया तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए इन्होंने पहला पदक जीता है। पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, इन्होंने पहला पदक जीता है, उसमें इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। कैसा पदक, कांस्य पदक। तो कौन है, भवानी देवी। किस खेल में, तलवारबाजी में, चाइना के वुशी में, और चाइनीज तलवारबाजी में बहुत माहिर है। अगली न्यूज भी प्रीलिम्स को फोकस्ड है, प्रीलिम्स को फोकस्ड है, हर तरीके का एक कॉकटेल है ये जो आपका वीडियो है, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या है, जबरदस्त रणनीति देता है। मैं एक रणनीति पर वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता तक, अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। और आप देखोगे इस चैनल पर एकदम डिफरेंट तरीके से आपको चीजें मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेगा वन लाइनर जैसा कुछ। ठीक है, तो अभ्यास खान क्वेस्ट ये है, और आपको पता है कि पीसीएस में हर बार अभ्यास जरूर पूछा जाता है। इस बार 2023 में भी अभ्यास एक का एक प्रश्न पूछा गया था। तो अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 के रूप में जाना जाने वाला शांति स्थापना है तो बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों ने सैन्य दल पर्यवेक्षक की भागीदारी की। और ये कहां हुआ, तो आपको याद रखना है मंगोलिया में हुआ। मंगोलिया आप सभी को पता है कहां है, मंगोलिया आप सभी को पता है कि चाइना के बीच में पड़ता है, लेकिन अलग है ये चाइना से। मंगोलिया में शुरू हुआ कौन सा, अभ्यास खान क्वेस्ट। अगर आपको इतना ही पता है तो आपका काम चल जाएगा। इसका उद्देश्य बस जानना है कि जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संचालन के लिए भाग लेने वाले जो देश हैं
उनकी अंतर क्षमता को बढ़ाना, यानी कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स वगैरह हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवता के लिए, शांति के लिए काम करती हैं, उन सभी की क्षमता में और सुधार करना। उसके लिए खान अभ्यास क्वेस्ट स्टार्ट करा गया, और ये कहाँ, मंगोलिया में। मंगोलिया बहुत बड़ा डिजर्ट भी है, आप सभी को पता ही है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब जो एक चीज आती है वो प्रीलिम्स की न्यूज है, बहुत ही शानदार न्यूज है, प्रीलिम्स की न्यूज है, और इसको हम लोग टेकल करेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन इससे आने की प्रबल संभावना है, इस कैटेगरी की न्यूज है, तो हम लोग इसको समझेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। भारत ने G20 के बारे में आपको पता ही है। G20 यानी कि ग्रुप 20 यानी 20 देशों का सम्मेलन, जिसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, जिसमें 20 देश और यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल हैं, है ना। तो ये जो G20 है, इसमें 19 देश शामिल हैं प्लस EU है, यूरोपीय यूनियन है। तो अगर देशों की संख्या देखिए तो 27-28 देश यूरोपीय यूनियन में है और प्लस 19 देश, ये सब मिलकर ये दुनिया का सबसे ताकतवर समूह है, सबसे ताकतवर समूह है। ना केवल फाइनेंस के लिहाज से, वित्त के लिहाज से, बल्कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर संगठन है, क्योंकि इसमें 85% इकोनॉमी दुनिया की जुड़ी हुई है और 65% जनसंख्या इसी से जुड़ी हुई है, इसी संगठन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसका कहीं भी कोई मुख्यालय नहीं है, कभी भी। ये एक ऐसी अनौपचारिक संस्था है, याद रखिएगा, अनौपचारिक संस्था है, और इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। और आप सभी को मैं बता दूं कि 2023 में भारत G20 की हेडशिप कर रहा है। इंडिया को 2023 की अध्यक्षता मिली है। किसको मिली है? हमारे प्यारे भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है 2023 की, ठीक है। तो ये सब चीजों को हमें समझना है कि कैसा संगठन है, अनौपचारिक संस्था है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के एक भाग के रूप में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, कहां पर? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में क्या करा है? वहां पर महिला G20, वीमेन G20 या वीमेन 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसकी थीम पूछ लेगा आपके एग्जाम से। ये क्वेश्चन आउट कैटेगरी का क्वेश्चन है, वहां से आपकी थीम पूछ लेगा। थीम क्या है? महिला नेतृत्व विकास, महिला नेतृत्व विकास, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना। महिला नेतृत्व विकास, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना, यह क्या है? ये इसकी थीम है, महिला नेतृत्व विकास, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई, ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई। तो आज की जो न्यूज में हम लोगों ने ये सारी बढ़िया सी चीजें डिस्कस करी हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसे प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को जो है लाइक करते हुए चलें, और डेली आप लोग जो है सेशन को पसंद करें, और उसमें आपको जो भी क्वेरी होगी वो उसको भी समाधान किया जाएगा। अगर आपकी कोई आवश्यकता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको भी सोल्यूशन दिया जाएगा। और हाल में मैं जो है इकोनॉमी और पूरी स्ट्रेटजी का वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है, एथिक्स का, ताकि आप बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी को आयाम दे सकें और अपनी सफलता के शिखर तक पहुंच सकें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।